हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो एशियन हिस्ट्री है इसके अंदर हम आज एक नया वंश पढ़ने वाले हैं, यानी कि आंध्र सातवाहन वंश है। उसके बारे में बहुत ही डिटेल से अपन पढ़ेंगे। देखिए, इस वंश का हम 2 वीडियो अपलोड करेंगे। आज हम जो सातवाहन वंश का जो सातकर्णी जो प्रथम है उस शासक तक की हम स्टडी करेंगे, वहाँ तक हम कवर करेंगे इसको, ठीक है। और इसको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी समय से हमारा जो ये जो एशियन हिस्ट्री का जो टॉपिक है, एशियन हिस्ट्री जो हमने इसको कम कवर किया था, कम पढ़ रहे थे। आज इसको हम सुचारू रूप से स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, जो सातवाहन वंश है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जो सातवाहन वंश है, इस सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहा गया है, ठीक है। तो देखिएगा, इसका जो टाइम पीरियड था वो 30 बीसी से लेकर 250 एडी तक, यानी कि 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक की बात करेंगे। समथिंग ये कितना टाइम पीरियड हो गया, यानी कि 280 साल तक ये क्या है, आंध्र सातवाहन वंश ने भारत पर शासन किया, दक्षिणी भारत पे। देखिएगा, एक तो ईस्वी, देखिए एक तो ईस्वी और ईसा पूर्व, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। देखिए, ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या डिफरेंस है, देखिए इसको देखते हैं। देखिए, जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह के जन्म, यानी कि जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह है, ठीक है, इसके जन्म से पहले की बात और इसके जन्म के पश्चात, ठीक है। तो जो ईस्वी चलेगा ना, ईस्वी, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो काल है उसको तो ईस्वी कहते हैं, और जन्म के पश्चात के काल को ईसा पूर्व कहते हैं, ठीक है। तो आंध्र सातवाहन वंश है वो ईसा मसीह के जन्म से 30 ईस्वी से लेकर 250 ईसा पूर्व तक, समथिंग यानी कि 280 साल हो गए, ठीक है, यानी कि 280 वर्ष हो गए। तो इतने समय तक इस सातवाहन वंश ने दक्षिण भारत पर शासन किया है, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप ना इसके नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और जो अपन एशियन हिस्ट्री है, यानी कि पूरा जो हिस्ट्री है हम मॉडर्न हिस्ट्री तक कवर करने वाले हैं, और इसके इतना बेहतरीन तरीके से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। पहले आपने कहीं भी ऐसे नोट्स नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसके आप लगातार नोट्स बनाएगा, ठीक है। और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, जो इस आंध्र सातवाहन वंश है, यानी कि पुराणों में इस आंध्र सातवाहन वंश को क्या कहा गया, आंध्र कहा गया है। यानी कि जो आंध्र सातवाहन वंश था ना, तो जो पुराण थे ना, जो पुराणों के अंदर इसको आंध्र कहा गया है, यानी कि आंध्र कहा गया है। और साथ ही जो अभिलेख हैं, अभिलेखों में इस सातवाहन वंश को सातवाहन कहा गया है, तो ठीक है। तो अब फिर क्या होता कि समय अंतराल के पश्चात होता क्या है कि आंध्र और सातवाहन वंश को दोनों को मर्ज करके मिलाकर इसको क्या कहने लगे, इसको क्या कहने लगे, आंध्र सातवाहन वंश कहा गया, सातवाहन वंश कहा गया। तो इसको आप याद रखिएगा। आज हम पढ़ते हैं आंध्र सातवाहन वंश पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोनों को, आंध्र को और सातवाहन वंश को, दोनों को मर्ज करके इसको संयुक्त रूप से क्या कहने लगे, आंध्र सातवाहन वंश कहने लगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई, यानी कि पुराणों में तो क्या कहा गया, आंध्र, और अभिलेखों में क्या गया, सातवाहन। तो दोनों को मर्ज करके किस नाम से जाना जाता है, आंध्र सातवाहन वंश के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। देखते हैं, जो आंध्र सातवाहन वंश है उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा, जो आंध्र सातवाहन वंश है इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, सेमुक थे, ठीक है। कौन था, सेमुक था, ठीक है। यानी कि आंध्र सातवाहन वंश का शासक कौन था, यानी कि सेमुक था, जिसने कर्ण वंश के शासक की हत्या करके फिर इसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो वो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें आप उसको विजिट कीजिए वहाँ पे जाके, और उसको पढ़िएगा कि जो कर्ण वंश के शासक कौन हुए, ठीक है।
तो देखिए फ्रेंड्स, जो कण्व वंश के बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको कहीं किताबों में नहीं मिला, फिर भी मैंने कैसे ना तैसे इसका कुछ मैटर इकट्ठा करके आपको स्टडी करवाया, ठीक है। तो आप देखना कभी किसी भी बुक्स में या तो गाइड में आप देख लीजिएगा, इतना मैटर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सिमुक था, इस सिमुक ने क्या किया कि जो कण्व वंश के शासक को पराजित करके हरा कर उसकी हत्या करके उसने क्या किया, सातवाहन वंश की स्थापना की। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, ये सिमुक था, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखिएगा, भारत के इतिहास में सबसे पहले सामंतवादी व्यवस्था आंध्र सातवाहन वंश के काल में देखने को मिलती है। यानी कि कहा जाता है कि जो भारत का जो भी इतिहास रहा है उस इतिहास में जो पहली बार जो सामंतवादी जो व्यवस्था थी ना, सामंतवादी व्यवस्था, यह सामंतवादी व्यवस्था हमें सातवाहन वंश यानी आंध्र सातवाहन वंश में ही देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि आपको पता है कि कण्व वंश के शासकों का सामंत रहा है सिमुक, ठीक है। तो ये सिमुक क्या, सामंत का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है कि कोई भी ऐसा कोई राजा हो, ठीक है, उसके नीचे काम करना है, ठीक है, उसके नीचे काम करना होता है, वो कहलाता है सामंतवादी व्यवस्था कहलाता है, ठीक है। तो भारत के इतिहास में जो सातवाहन वंश की जो व्यवस्था देखने को मिलती है ना, वो कहाँ से मिलती है, हमें सातवाहन वंश के शासकों से ही मिलती है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा, आंध्र सातवाहन वंश का क्षेत्र, देखिए आंध्र जो सातवाहन वंश का जो क्षेत्र है, यानी कि क्षेत्र एक तो महाराष्ट्र है, ठीक है, और एक आंध्र प्रदेश है। तो इसके आंध्र सातवाहन वंश के क्षेत्र कितना रहा है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक इसका इसका क्षेत्र है, ठीक है। वैसे हम आगे बात करेंगे। देखिएगा, सातवाहन वंश के शासकों में दक्षिणाधिपति कहा जाए, यानी सातवाहन वंश के जो भी शासक थे उसको दक्षिणाधिपति यानी कि उनको दक्षिणाधिपति कहा जाता, क्योंकि पूरे के पूरे जो दक्षिण जो भारत है, दक्षिण भारत पर उनका आधिपत्य रहा है, तो इसलिए उनको क्या कहा गया, दक्षिणाधिपति कहा गया, ठीक है, आंध्र शासकों को, ठीक है। इसके साथ ही इन प्रदेशों को क्या कहा, दक्षिणापथ भी कहा गया, यानी कि जो दक्षिणापति यानी कि जो आंध्र वंश के जितने भी सातवाहन वंश के जो जितने भी शासक है उन्हें दक्षिण भारत पर उन्होंने शासन किया, इसलिए उनको दक्षिणापति की उपाधि भी दी जाती थी और साथ ही उनको दक्षिणापथ कहा जाता था, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल आप याद रखिएगा। देखिएगा, आगे बात करें तो सातवाहन वंश के शासकों का मूल निवास स्थान, वैसे हम देखते हैं कि जो सातवाहन वंश के जो जितने भी शासक हैं उनका जो मूल जो स्थान था वो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान, ठीक है। तो महाराष्ट्र तो था उसका, और उस महाराष्ट्र की जो उनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, प्रतिष्ठान। तो प्रतिष्ठान के ये क्या थे, मूलवासी थे। कौन थे, जो आंध्र सातवाहन वंश के जितने भी शासक हैं उनका मूल निवास स्थान था। तो आप याद रखिएगा कि सातवाहन वंश के शासकों का मूल निवास स्थान क्या था, यानी कि जो आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान है, और प्रतिष्ठान उसका क्या था, मूल निवास स्थान था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है। अगर डियर फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ आप इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप वापस इसको पढ़ सकते हो, और उसको वीडियो को पॉज करके आप ना इसके नोट्स भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो सातवाहन वंश के शासकों का जो साम्राज्य था वो कहाँ से लेकर कहाँ तक था, तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, यानी कि आंध्र जो सातवाहन वंश है इनका जो विस्तार था, देखिएगा कहाँ से कहाँ तक है उसको देख लेते हैं। देखिएगा, विस्तार देखें तो देखिए ये आंध्र वंशी है, यानी कि उत्तर में तो आपको पता है विंध्याचल जो पर्वत जो रेंज है वहां से लेकर जो नर्मदा नदी तो वहां तक था। उत्तर में तो कहाँ तक था उनका विस्तार, विंध्याचल यानी कि नर्मदा नदी तक, और दक्षिण यानी कि साउथ में कृष्णा नदी तक, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, यानी कि उत्तर में तो आपको पता है कि विंध्याचल रेंज है, और विंध्याचल रेंज के दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, आपकी जो नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, और साथ ही दक्षिण के अंदर कृष्णा नदी। तो उत्तर में तो विंध्याचल, या हम यूं कह सकते हैं कि आपकी नर्मदा नदी, और दक्षिण में कृष्णा नदी। अब देखिएगा, पश्चिम में शक यानी कि पश्चिम में शकों से लेकर पूर्व में कलिंग यानी कि कलिंग तक उनका साम्राज्य तक इनका सातवाहन वंश का। देखिएगा, आगे हम अगर बात करेंगे ना
तो जो इनका जो युद्ध हुआ है यानी कि जो सातवाहन वंश का, या तो शकों से युद्ध होगा या कलिंग से युद्ध होगा। आपको पता है कि जो सातकर्णी प्रथम था, जिसने जो कलिंग का जो राजा था खारवेल, इस खारवेल को हार देता है, और खारवेल बहुत ही खारवेल के द्वारा ये हार जाता है सातकर्णी प्रथम। ठीक है, तो खारवेल भी क्या है कि उसमें हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसके बारे में उससे हमें ये जानकारी मिलती है, तो वो आगे अब हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स। देखिएगा, अब देखिएगा बिल्कुल सही है कि युद्ध होना भी या तो शकों के द्वारा या किसके द्वारा, या कलिंग के द्वारा, क्योंकि नॉर्थ में तो आपको पता है विंध्याचल पर्वतमाला है, रेंज, और उसकी उत्तर में फिर यह नर्मदा नदी से, तो फिर आगे कौन किसके साथ युद्ध होगा। और दक्षिण में भी क्या होगा कि जो आपकी जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के दक्षिण में, कृष्णा नदी और उसकी कृष्णा नदी के दक्षिण में यहाँ के शासक उनका विस्तार नहीं रहा है। तो कहने का मतलब है या तो शकों से युद्ध होगा या कलिंग के शासकों से युद्ध होगा। तो आई होप ये आपको बातें समझ में आ रही है। देखिएगा, सातवाहन वंश का जो शासन काल, सातवाहन वंश का जो शासन काल है, मैंने आपको 280 साल बताया था, यानी कि 280 साल तक उन्होंने एग्जिट शासन किया। लेकिन हम यहाँ पर हम समथिंग यानी कि लगभग लेंगे, यानी कि सातवाहनों ने लगभग दक्षिण भारत पर 300 साल तक उन्होंने शासन किया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो अब मैंने लगभग बताया, समथिंग लगाया, समथिंग बताया, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। 300 साल तक उन्होंने सातवाहन वंश के शासकों द्वारा दक्षिण भारत पर शासन किया था। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आई है। ठीक है, तो हम शकों से और कलिंग से ही युद्ध उनको करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर में तो आपका विंध्याचल रेंज आ गई और दक्षिण में आपकी जो कृष्णा जो नदी है वो है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये उत्तर पूर्व में तो कलिंग और आपके पश्चिम में शकों से युद्ध होगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा, अब देखते हैं जो सातवाहन वंश का जो प्रथम शासक था उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि सातवाहनों का जो प्रथम शासक कौन था, सिमुक था। और सिमुक के बारे में आपने पढ़ा है कि देखिएगा, सिमुक शासक बनने से पहले क्या था, ये सामंत था, यानी कि सामंत था, यानी कि किसका सामंत था, कर्ण वंश के शासकों का सामंत था। इसीलिए उसकी सबसे ज्यादा जो रुचि थी ना वो धार्मिक कार्यों में थी। ठीक है, यानी कि धर्म से ये जुड़ा हुआ व्यक्ति था, और ये सामंतों का सामंत था, यानी कि कर्ण वंश के जो शासक थे, कर्ण वंश के उन कर्ण वंश के शासकों का ये क्या था, सामंत था। तो इसलिए इसकी किस में रुचि थी, ज्यादा धर्म में रुचि थी। तो कैसे, किन धर्मों में रुचि थी उसकी सबसे ज्यादा, देखिएगा, जो धर्म थे, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, जैसे धर्म में रुचि थी, एक तो क्या है कि जैन धर्म का उसने प्रचार प्रसार किया, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार प्रसार भी किया, साथ साथ जो चैत्य है, विहार है ना, बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहारों की स्थापना उन्होंने की थी। तो इसीलिए क्या था कि सिमुक के धर्म में ज्यादा रुचि रखता था। ठीक है, लेकिन देखिएगा फिर क्या होता है, आगे बात अगर करें, परंतु ये लास्ट के दिनों में क्या होता है कि ये जो सिमुक था ना, ये अंतिम दिनों में क्या था, ये कि दुराचारी बन जाता है, दुराचारी और अत्याचारी बन जाता है, यानी कि अपनी प्रजा पर बहुत ही ज्यादा वो अत्याचार करने लग जाता है, दुर्व्यवहार करने लग जाता है। तो जनता जो इसकी जो प्रजाति उससे परेशान हो जाती है, और परेशान होने के पश्चात होता क्या है कि वहाँ इसी की जो जनता थी, इसकी जो प्रजाति सिमुक की क्या कर देती है, हत्या कर देती है। और हत्या करने के पश्चात होता क्या है कि जो सिमुक का जो एक भाई था, उसका नाम था कान्हा, या उसको हम कह सकते कान्हा भी कह सकते, कान्हा भी कह सकते, यानी कि इसका नाम कृष्ण को शासक बना दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो अत्याचार अगर करेगा तो बुराई का घड़ा तो जल्दी भर ही जाता है ना। तो क्या होता है कि जनता परेशान हो जाती है, तो मौका पाकर जनता उसकी हत्या कर देती है, और फिर उसके जो भाई था उसके भाई को क्या कर दिया जाता है, यानी कि जो सातवाहन वंश का शासक बना दिया जाता है। तो हम कान्हा या कृष्ण के बारे में अगर देखें तो इसकी ज्यादा खास बात नहीं है कि जो कान्हा या कृष्ण जो के राजा बनने का उल्लेख हमें नासिक अभिलेख से मिलता है। कि अगर आप इसका उल्लेख मिलता है, कहाँ से मिलता है, नासिक अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि जो ये सिमुक का भाई जो कान्हा है, उस कान्हा को वहाँ की जो प्रजा है उसके भाई यानी कि सिमुक की हत्या करके उसको क्या कर दिए थे, शासक बना दी जाती, यानी कि शासक बना दिया जाता। तो आप इतना ही याद करेगा। अब हम देखते हैं कि सबसे
सबसे इम्पोर्टेंट जो शासक रहा है वो है सातकर्णी प्रथम। तो इसको आप बहुत ही डिटेल से पढ़िएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, देखिएगा इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा सातकर्णी प्रथम, ठीक है, तो सातकर्णी प्रथम का पिता आपको पता है कौन है, ठीक है, यानी कि इनका पिताजी कान्हा यानी कि कृष्ण होता है। ठीक है, तो कान्हा की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा है यानी कि सातकर्णी शासक बनता है। ठीक है, सबसे पहले अगर देखें तो सातकर्णी के क्या क्या उपनाम होते हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा यानी कि सातकर्णी को क्या कहा गया है, सातकर्णी को दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया, यानी कि दक्षिणापथ का उसको स्वामी कहा गया है। अप्रतिहत चक्र का एक चालक भी कहा गया है और पश्चिमी पति कहा गया है, सातकर्णी कहा गया है और प्रतिष्ठान पति भी उसको कहा गया है। यानी कि इसके 5 उपनाम है। तो इन नामों को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने नोट्स में उतारिएगा, नोटबुक में उतारिएगा और उनको याद भी रखिएगा। तो ये कान्हा की क्या है, जो सातकर्णी प्रथम है उसके उपनाम है, यानी दक्षिणापथ का स्वामी, अप्रतिहत चक्र का एक चालक, पश्चिम पति, सातकर्णी और प्रतिष्ठान पति भी इसको कहा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो सातकर्णी प्रथम है इसकी हमें एक बुक है, किताब है, उस किताब से हमें जानकारी मिलती है और उस किताब का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इस पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से यह जानकारी मिलती है, सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसकी जो आपका जो सातकर्णी प्रथम है ये भारत का पहला सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है, यानी कि सर्वशक्तिशाली बात नहीं कर रहा कि पहला सबसे शक्तिशाली शासक हुआ था कौन, सातकर्णी प्रथम हुआ था। ठीक है, तो ये तो बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आई होप ये आपको बातें समझ में आ रही है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा अब हम क्या करते हैं कि सातकर्णी जो प्रथम है उसका हम विवाह करते हैं और किसके साथ उसका विवाह होता है। ठीक है, देखिएगा जो सातकर्णी प्रथम है इसका जो विवाह है एक अमीय वंश की राजकुमारी, देखिए कौन है, अमीय वंश की एक राजकुमारी है, उस राजकुमारी का नाम है रानी नयनिका। ठीक है, देखिएगा नाम भी कितना प्यारा है, नयनिका है। ठीक है, तो इस नयनिका से इसका विवाह हो। तो देखिए नयनिका एक बहुत ही विदुषी महिला थी, बहुत ही मतलब ज्ञानी महिला थी ये। तो ये इसके ज्ञान का हम बखान करते हैं, क्या है देखिएगा, क्यों थी, कैसे थी। ठीक है, और ये देखिएगा आगे जो सातकर्णी की जो मृत्यु हो जाती है तब ये क्या है, राज्य को संभालती है, यानी कि प्रशासनिक कार्यों का देखरेख यही करती है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया बहुत ज्ञानी महिला थी। ठीक है, तो ये अमीय वंश की राजकुमारी थी, नाम है रानी नयनिका। ठीक है, तो देखिए ये इसके बारे में क्या क्या है, देखिएगा जो रानी नयनिका है ने एक अभिलेख भी लिखवाया था, यानी कि रानी नयनिका ने एक अभिलेख लिखवाया था और उस अभिलेख का क्या नाम है, रानी नयनिका का अभिलेख। देखिएगा इसको क्या कहा गया है, रानी नयनिका का अभिलेख भी कहा गया और इसका दूसरा नाम है नाना घाट का अभिलेख भी। ठीक है, तो आपको पता है ये किस वंश की है, ये वंश है अमीय वंश की है, रानी नयनिका, और ये बहुत ही मतलब एक तेज तर्रार बुद्धि वाली औरत थी। इसने एक अभिलेख लिखवाया रानी नयनिका का अभिलेख अपने नाम से और उसको नाना घाट का अभिलेख भी कहा गया। अब देखिएगा इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, जानकारी यह मिलती है कि इस अभिलेख से सातकर्णी प्रथम का साम्राज्य विस्तार का वर्णन मिलता है। सबसे पहले तो बात आती है कि इस अभिलेख में यह बताया गया है कि जो लिखा किसने था, इसकी रानी जो नयनिका इसी ने लिखा था और इसने ये लिखा था कि जो सातकर्णी प्रथम है इसका जो हस्बैंड है यानी उसके पति है उसका साम्राज्य विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक था। देखिएगा पश्चिमी मालवा, ठीक है, अनूप प्रदेश, नर्मदा नदी और विदर्भ यानी कि बरार, यानी कि विदर्भ बरार तक यहाँ इसका साम्राज्य था। देखिएगा आपको पता है मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया था, इंडियन ज्योग्राफी में देखिएगा जैसे मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, आपका उत्तर है, ये पश्चिम है। आपको पता है कि ये अरावली पर्वतमाला है और इसके नीचे विंध्याचल पर्वतमाला है। ठीक है, और इसी विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य यानी विंध्याचल अरावली पर्वत मालवा है। ठीक है, तो क्या है
यानी कि जो मालवा, पश्चिमी मालवा से लेकर आप इधर आ जाइएगा अनूप प्रदेश जो आपका उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, वहां तक जो नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र है वहां तक इसका क्या था, साम्राज्य था। ठीक, इसका सातकर्णी प्रथम का। ठीक है, तो ये इसकी जानकारी हमें नानाघाट अभिलेख से या रानी नैनिका का जो अभिलेख है उससे हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और एक और है जो विदर्भ यानी कि बरार तक इसका साम्राज्य था किसका, सातकर्णी प्रथम का। ठीक है, अब देखिएगा और क्या क्या जानकारी मिलती है इससे अभिलेख से। देखिएगा रानी नैनिका का जो अभिलेख था यानी कि नानाघाट के अभिलेख से यह भी जानकारी मिलती है कि जो सातकर्णी प्रथम है अपने साम्राज्य यानी अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ उसने करवाया था। देखिएगा यानी कि 2 तो क्या है अश्वमेध और एक राजसूय यज्ञ उसके द्वारा किया जाता है यानी कि सातकर्णी प्रथम के द्वारा। तो देखिए कितना शक्तिशाली शासक था और जो पावरफुल राजा होगा वो ही ऐसा काम कर सकता है यानी कि अश्वमेध यज्ञ करवा सकता है। देखिएगा अश्वमेध यज्ञ होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि ऐसा कोई राजा हो और अपने आप को बहुत बलिष्ठ या बहुत पावरफुल समझे, तो वो क्या करता है कि अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए क्या करेगा, पहले यज्ञ करवाता है और यज्ञ करवाने के पश्चात अपना एक जो घोड़ा होता है वो निर्बाध छोड़ देता है। जहां जहां तक घोड़े के कदम पड़ेंगे, जहां जहां तक घोड़ा जाएगा उस राजा का शासनकाल यानी उस राजा का जो साम्राज्य का विस्तार है वहां तक हो जाएगा। ठीक है, अगर जिसने भी उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश की या पकड़ लिया जाता है तो उस राजा के साथ फिर उसका क्या होता है, जिसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता है उसके साथ युद्ध होगा। ठीक है, तो उसके साथ युद्ध होता है तो वो होता है क्या है, अश्वमेध यज्ञ होता है। तो ऐसे उसने जो सातकर्णी प्रथम है इसने 2 यज्ञ करवाए थे। कौन से, अश्वमेध यज्ञ। अब देखिएगा राजसूय यज्ञ होता क्या है। देखिएगा जैसे अश्वमेध यज्ञ होने के पश्चात होता क्या है कि एक रथ दौड़ होती है। ठीक है, और रथ दौड़ में जो भी जो आसपास की जो पड़ोसी जो राजा हैं वो क्या है इस रथ दौड़ में अपने रथ को भी क्या पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो इनकी रथ क्या होती है, दौड़ होती है। तो इसमें एक फॉर्मेलिटी होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो राजा होता है उसी का, जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था उसी के रथ को क्या है उनको जितवाया जाता है, जानबूझ के जितवाया जाता है। ठीक है, अगर किसी ने उसके राजा के रथ से आगे अगर उसको विजित हो जाता तो उसके साथ वो युद्ध होना पड़ेगा। तो इसीलिए जो राजा थे ना वो क्या करते थे कि जानबूझ के राजा के रथ को ही जिताते थे। ठीक है, फिर इसके पश्चात है कि बहुत ही भव्य पार्टी होती थी। ठीक है, तो ये होता है राजसूय यज्ञ होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया ना, यानी कि जो नानाघाट का अभिलेख है उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है कि इससे हमें जानकारी मिलती है कि जो सातकर्णी प्रथम है, इस सातकर्णी प्रथम का जो साम्राज्य कहाँ से लेकर कहाँ तक था, यानी कि जो आपका मालवा है यानी कि कहने में पश्चिमी मालवा से लेकर अनूप प्रदेश यानी नर्मदा घाटी तक और उसके बरार प्रदेश तक यानी कि विदर्भ तक है। तो ये जानकारी मिलती है। साथ ही से ये मिलती है कि अश्वमेध यज्ञ 2 अश्वमेध यज्ञ करवा तो एक राजसूय यज्ञ भी करवाया जाता है सातकर्णी प्रथम के माध्यम से। ठीक है, तो अब तो आपको शायद मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है और आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा आपको पढ़ने में। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही आप इसके नोट्स बने। देखिए ऐसे जैसे वीडियो को पोज करके, ऐसे जैसे मैंने आपको इस वक्त पोज कर दिया, ऐसे पोज करके विथ मैपिंग के अकॉर्डिंग आप इसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगली बात, इससे और क्या जानकारी मिलती है कि इससे जानकारी यह मिलती है कि जो मालव शैली की जो गोल मुद्राएं भी चलाई, इससे ये पता चलता है कि जो सातकर्णी प्रथम है अपने शासन काल में जो मालव शैली के 2 गोल मुद्रा यानी कि जो सिक्के भी उसने चलवाए थे। ठीक है, तो देखिएगा नाम कैसे रखोगे, मालव शैली। ठीक है, तो क्योंकि मालवा तक तो इसका विस्तार पश्चिम मालवा तक। ठीक है, तो मालव शैली के सिक्के कौन चलाता है, कौन, सातकर्णी प्रथम। वैसे अगर देखें तो अगर ऑल ओवर आपसे पूछा जाए कि मालव शैली के सिक्के किस राजवंश के द्वारा चलाया तो आप बताओगे आंध्र सातवाहन वंश के शासकों द्वारा या आंध्र सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा ये सिक्के चलाए। तो आई होप ये आपको बातें समझ में। अब देखते हैं आगे की बात। ठीक है, देखिएगा अब देखिए नानाघाट अभिलेख की और बात कर लेते हैं। देखिएगा ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि अनुदान करने का पहला जो अभिलेख की साक्ष्य मिलता है किससे, नानाघाट अभिलेख से ही हमें जानकारी मिलती है कि सातवाहन वंश के अंदर जो ब्राह्मण होते थे, ठीक है,
ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मणों को और बौद्ध जो भिक्षु होते थे, बौद्धों को भूमि अनुदान की जाती थी। और इसका पहला साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? इस नानाघाट अभिलेख से ही मिलता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नानाघाट का जो रानी नयनिका का जो अभिलेख है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आपने सुना होगा हाथी गुम्फा अभिलेख, बहुत ही फेमस अभिलेख है और इस यहाँ से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो आप इसको देख लीजिएगा। देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख की अगर बात करें तो देखिए ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये किसके द्वारा खुदवाया गया था? यानी कि जो कलिंग नरेश था, और कलिंग नरेश का नाम है खारवेल, बहुत ही बलिष्ठ शासक था ये भी। ये खारवेल है, इस खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख लिखवाया था। अब देखते हैं आगे। देखिएगा ये जो खारवेल है यानी कि जो कलिंग नरेश खारवेल है, इसका क्या होता है कि सातकर्णी प्रथम के साथ युद्ध होता है। तो इस सातकर्णी प्रथम के साथ जब युद्ध होता है तो इस खारवेल ने क्या करता है, ये सातकर्णी प्रथम को क्या हरा देता है। तो देखिए कितना पावरफुल शासक है, यानी कि जिसको दक्षिणापति कहा गया है। इस शासक ने यानी कि खारवेल शासक ने सातकर्णी को हरा दिया। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि ये कलिंग का नरेश खारवेल भी इतना पावरफुल था, जिसने एक दक्षिणाधिपति यानी कि जो सातकर्णी प्रथम है इसको उसने हरा दिया है, ठीक है। तो ये मैंने अभी कहा था ना कि युद्ध किसके साथ होगा, तो या तो कलिंग के राजाओं के साथ हो या शकों के साथ होगा। तो देखिएगा युद्ध हुआ ना किसका, यानी कि कलिंग के नरेश खारवेल के साथ सातकर्णी प्रथम का युद्ध होता है। तो देखिएगा सातकर्णी जो है खारवेल से हार जाता है, ठीक है। तो वो आगे बात अब और करते हैं। तो देखिएगा समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स, देखिएगा आगे करते हैं बात। देखिएगा आगे बात अगर करें तो सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के पश्चात, देखिएगा सातकर्णी प्रथम की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी जो रानी है, रानी नयनिका है, ये नयनिका क्या करती है, प्रशासन को संभालती है। अर्थात क्या होता है कि रानी नयनिका प्रशासन में हिस्सा लेती है। तो कितनी बुद्धिमानी औरत है, कितनी ज्ञानी औरत है जो पूरे साम्राज्य को संभालती है, यानी सातवां वंश को संभालती है। फिर क्या होता है कि इसके दो पुत्र होते हैं, यानी कि एक तो है वेदिश्री और एक है सतीश्री, यानी कि दो पुत्र होते हैं वेदिश्री और सतीश्री। इन दो पुत्रों को क्या करती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, ठीक है। फिर पाल पोस कर बड़ा होता है। अब देखिए शासन फिर हस्तक्षेप होता है, क्योंकि ये दोनों पुत्र बड़े हो जाते हैं तो साम्राज्य के बंटवारे के लिए उनके अंदर मतभेद हो जाता है। तो फिर वो तो हम आगे बात करेंगे। अब इसके पश्चात हम आगे बात करेंगे, यानी कि जो सातकर्णी जो द्वितीय है उसकी हम बात करेंगे, और इन द्वितीय के और जो वेदिश्री और जो सतीश्री है उनके मध्य क्या मतभेद होता है, कैसे प्रशासन को ये संभालते हैं, ठीक है, वो हम फिर अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अब जो अगला जो वीडियो आएगा डियर फ्रेंड्स, ये हम सातवां वंश को पूरा कवर कर लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप मेरे को बताइएगा आपको ये जो आपको कैसा लगा ये वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि डियर फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आपकी जो प्रतिक्रिया है बहुत ही अच्छी रहेगी, सराहनीय रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे मैं बहुत ही मोटिवेट होता हूँ, ठीक है। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ आप मेरे लिए भी इतना कर दीजिएगा। इससे जो अपने वीडियो है उसकी लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर शेयर कीजिएगा। साथ ही जो लाइब्रेरी ग्रुप हो, एजुकेशन ग्रुप हो, इनके अंदर इस वीडियो को या अपने टीके स्टडी क्लासेस चैनल की लिंक को आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नया तो क्या रहेगा, अपना इस सातवां वंश का ही रहेगा। तो ठीक है, बाय बाय।